नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कनाडा में मंदिर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। ब्रैम्पटन में हमले के बाद सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय, ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने संभाली भाजपा के प्रचार की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी कांग्रेस के लिए ठोकेंगे चुनावी तार। महाराष्ट्र के सियासी रण में दिग्गज भरेंगे चुनावी हुंकार। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार चुनावी जनसभाओं के जरिए देंगे प्रचार को धार। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते। 9 जजों में से 7 ने बहुमत से दिया फैसला। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए कुछ ही घंटों में मतदान। चलेगा ट्रंप कार्ड या कमला हैरिस करेंगी कमाल। और अब लेंगे समाचार विस्तार से। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर खालिस्तानी हमले में हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। 3 नवंबर को हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था। वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने मंदिर तथा हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई। कनाडा में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने की बात कही। घटना के विरोध में हिंदू सभा मंदिर के बाहर रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुटी भीड़ ने ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में हुई है। वो खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हो गया था। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया है। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्डसन ने सीबीसी को बताया कि इस पुलिसकर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी साझा करेगा।
और भारत के कड़े संदेश के बाद कनाडा पुलिस एक्शन में दिखाई दी। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। पील पुलिस की ओर से कहा गया है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है। 43 साल के दिलप्रीत पर गड़बड़ी फैलाने और पुलिस पर हमला करने, विकास पर हथियार से हमला करने और अमृतपाल पर भी पैसे को लेकर आरोप लगाए गए हैं। इन सभी को ओंटारियो की अदालत में पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में जिस चौथे आदमी को गिरफ्तार किया गया उसे बाद में रिहा कर दिया गया। तो 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और भारत के कड़े विरोध के बाद वहां पुलिस हरकत में आई और कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले के बाद लगातार वहां पर जो प्रदर्शन है वो जारी है। पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और भारत ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। दिलप्रीत सिंह बॉन्स, विकास और अमृतपाल सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मंदिर हमले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने जानकारी दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप किया है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. तो भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया इस पर जताई है और भारत के सख्त रवैये के बाद ही वहां पर पुलिस एक्शन में आई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस तरह के वहां पर हालात हैं वो लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और भारत का भी कहना है कि लगातार भारत पर हमले का कनाडा ने एक पैटर्न डेवलप किया है जो अपने आप में चिंताजनक है। और इससे पहले भी भारत सरकार कह चुकी है कि अगर दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सिंह, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह का वहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, कितना चिंताजनक है और कितनी गंभीर स्थिति जो है वो दिखाई देती है? जाहिर है कि जिस तरह के हिंसा के हादसे हाल ही में नज़र आए हैं, ये चिंता का विषय है और विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री खुद इस पर टिप्पणी कर चुके हैं कि ये चिंता का विषय है भारत के लिए। पर इस सारे मामले में मुझे लगता है कि मैं इसको कनाडा और भारत का तनाव नहीं कहता हूँ, मैं इसको प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत का तनाव कहता हूँ। इसलिए चाहे वो वहाँ की प्रबंधन की तैयारी हो पुलिस की या फिर वो प्रधानमंत्री के खुद अलग अलग जगह पे बयान जो आए हैं वो हों, वो मुझे लगता है इसके पीछे कारण है। और उनके लिए ये क्या कुछ व्यक्तिगत तौर पर चिंता है, राजनीति की चिंता है, कोalition गवर्नमेंट की चिंता है, ये सब मुझे लगता है कोई भी चीज़ इसको ठीक से समझा नहीं पाएंगी, क्योंकि ये तरीके जो हैं उनके जो सार्वजनिक तौर पर इस तरह के अलग अलग एक तरह से आरोप लगाने के और ये हिंसा इस तरह से हो जाए और उसके बाद उनका ट्वीट केवल मोटे तौर पर हिंसा पर चिंता की बात करता है, किसी भी खास दल की बात नहीं करता है कि जो सामने झंडे नजर आ रहे हैं वो किसके हैं और कौन हिंसा भड़का रहा है। इस पर बात प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के तनाव का मुद्दा है। उनके अंदरूनी अपने दल में ही लिबरल पार्टी में अलग अलग जो उनके सांसद हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनकी वजह से तनाव है। और वहाँ के जो पत्रकार हैं, जो दूसरे नागरिक हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं।
तो जस्टिन ट्रूडो अपनी केवल सत्ता में रहने की वजह से कुछ इस तरह के जो अलगाववादी जो घटक हैं उनको अपना समर्थन दिखाते हुए नजर आते हैं। तो शायद जब तक ये कह सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो सरकार में रहेंगे तब तक ये तनाव बना रहेगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रोफेसर सिंह कि घरेलू राजनीति का दबाव है और ट्रूडो जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए भी नजर आते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के 20 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफे की मांग कर दी, लेकिन घरेलू दबाव में भारत के साथ राजनयिक संबंधों को खराब करना, ये अपने आप में किस तरह का दृष्टिकोण दिखाता है? बहुत ही जिसको कहें कि छोटा नजरिया एक है, केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए। ये केवल भारत और कनाडा के संबंधों की चिंता नहीं है। आप देखें उनकी अपनी छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उनके अपने राष्ट्र का जो निर्माण है एक तरह से, उस पर कितनी खराब चोट इससे पहुंचती है। यदि इस तरह के अलगाववादी दलों को वो बढ़ावा देते हैं तो भारत पर तो असर होगा ही या नहीं होगा वो अलग बात है। उनके अपने राष्ट्र पर कितना बड़ा संकट ये तैयार कर सकता है आने वाले समय में। तो बहुत से उनके अपने सांसद, अपने पूर्व मंत्री जो हैं वो ये आज खुलकर कहना शुरू कर दिए हैं कि उनको राष्ट्र निर्माण की जो सोच है वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। अपनी राजनीति के लिए वो अपने राष्ट्र को, कनाडा को भी नुकसान करते हुए नजर आते हैं एक तरह से, यदि इस तरह की घटनाओं पर वो बिल्कुल एक तरह से काबू करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो भारत कनाडा के संबंधों के अलावा मुझे लगता है कनाडा जो राष्ट्र है अपने आप, वहां भी आप देखें अलग अलग जो अलगाववादी बातें हैं वो कभी भी कनाडा में होती हैं। वहां भी एक फ्रेंच स्पीकिंग एक तरह से प्रांत है उनका, क्वेबेक उसका नाम है। वो क्वेबेक भी अलग होना चाहता है कनाडा से और कई बार ये बात उछलकर सामने आती है। तो इस तरह से यदि अलगाववादी ताकतों को वो बढ़ावा देते हैं अपनी व्यक्तिगत राजनीति को साधने के लिए, तो कनाडा के राष्ट्र के लिए भी उसकी चिंता हो सकती है आने वाले समय में। केवल भारत के लिए चिंता नहीं है इसमें। बिल्कुल, ये जो चिंता है ये कितनी बड़ी बन जाती है जब वहीं के लोगों की हम बात करते हैं, क्योंकि तमाम लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का भी हुआ था जब पीएम ट्रूडो ने विभिन्न जो पदों पर बहुत सारे ऐसे लोगों की नियुक्ति की थी जिन पर कई लोगों को आपत्ति थी, और अब जिस तरह से जो एक सार्जेंट हैं पुलिस के वो इस पूरे हमले में पाए जाते हैं और 2 जो लोग अन्य हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो इसको लेकर कितनी पुष्टि होती है जो आरोप उन पर लगे थे, और क्या इस पूरी कवायद का उनको घरेलू राजनीति में आपको लगता है कि ये फायदा मिलता हुआ दिखता है? यही सबसे अच्छी या खराब बात उसको कह सकते हैं कि बार बार लगातार इस तरह से सार्वजनिक तौर पर जो भाषण देते हैं, आरोप लगाते हैं भारत पर, उस पर उनके अपने ही लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उसके बावजूद उनका जो रणनीति, उनकी जो सोच है, तरीका है, उसमें बदलाव नजर नहीं आता। तो जब ऊपर से प्रधानमंत्री इस तरह की रवैया सामने लाते हैं तो जाहिर है नीचे सार्जेंट हो या उनके दूसरे प्रबंधन हो, जितने लोग हैं जो उनके बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उसी तरह से वो उनका व्यवहार भी वहीं तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री इस तरह का व्यवहार करते हैं तो जाहिर है कि बहुत से दूसरे लोग भी वहीं से सीख लेकर उसी तरह का व्यवहार करेंगे। और जो सार्जेंट की आपने बात की वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से जो जब अरेस्ट होती है, किसी को हिरासत में लेते हैं तो किसको आप पहले ही हिरासत में लेते हैं। जो वीडियोस वायरल हो चुके हैं वो सबके सामने वो एविडेंस है, अपने आप में तथ्य सामने है। फिर भी रवैया जो है वो बहुत अलग है और उससे कोई फायदा उनको होता हुआ नजर नहीं आता। केवल एक बात मैं यहाँ कहूंगा कि जो जगमीत सिंह की पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिन्होंने अपना हाथ पीछे हटाया भी था हाल में, पर जब जब ये नो कॉन्फिडेंस की बात आती है तो फिर उनका समर्थन मिल जाता है। तो वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जो एक तरह से जरूरत है, जो उनकी मुश्किल है कि किस तरह से और भी वो लगातार कोशिश करें कि एक खास दल को या उनके समर्थकों को जो उनकी जो समर्पण है उसके प्रति वो उसको बार बार सामने लाते हैं, उनको लुभाने की एक कोशिश है। पर उससे क्या उनको फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा आप मान लें तो अगले अक्टूबर तक ये सरकार चल सकती है, क्योंकि उनका जो अपने देश में ही जो उनकी प्रसिद्धि में लगातार गिरावट आई है, उससे जाहिर है कि वो जब भी चुनाव हो, चाहे चुनाव अभी हो सकते हैं। बहुत से वहां के सांसदों ने एक पत्र लिखकर 28 अक्टूबर पिछले माह उनको एक तरह से तारीख दी थी कि इस तारीख को आप पद छोड़ दें और चले जाएं,
ताकि कम से कम लिबरल पार्टी किसी तरह से सरकार में रह सके। पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अक्टूबर अगले साल तक किसी तरह से ये सरकार इनकी बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा। उसके बाद जाहिर है कि इनको दोबारा से चुनाव इनका नहीं होने वाला है। अपोजिशन पार्टी सरकार बनाएगी और अपोजिशन पार्टी जो वहां का इस वक्त जो सोच है आम नागरिकों की, जो लोगों की इस तरफ रुझान साफ नजर आ रहा है कि वो तनाव के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं। तो जाहिर है कि जो भी सरकार बनेगी वो इससे सीख लेगी और भारत से, केवल कनाडा की बात नहीं, आज भारत एक बहुत तेजी से उभरती हुई शक्ति है। ज्यादातर दुनिया के देश जो हैं वो भारत से लगातार साझेदारी दोस्ती बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये इस तरह का रुझान बिल्कुल समझ से परे है कि क्यों इस तरह की रणनीति कोई भी प्रधानमंत्री अपनाएगा जिसका उनको खुद व्यक्तिगत तौर पर नुकसान है, उनके देश को नुकसान है। भारत को नुकसान मुझे नहीं लगता इतना कोई खास इससे होने वाला। केवल चिंता होगी हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं, वहां भारत के नागरिक हैं बड़ी संख्या में, करीब 2% से ज्यादा वहां की जो जनसंख्या है वो भारतीय लोगों की, भारतीय मूल के लोग हैं। वहां विद्यार्थी हैं, भारत के करीब 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं। मैं वहां पढ़ा चुका हूँ वैंकूवर में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। बहुत बड़ी संख्या में भारत के विद्यार्थी वहां हर साल जाते हैं, हालांकि कमी आई है उसमें। तो उनकी भविष्य की, उनके वर्तमान की चिंता जाहिर है भारत को है और प्रधानमंत्री ने बार बार इसका जिक्र किया, विदेश मंत्री ने जिक्र किया है। पर इस तरह से मुझे लगता है कि वो उनको उनकी मुश्किल है, जब परेशानी है, जब क्या है उनकी, कि वो लगातार उसी तरह से रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार तनाव बना रहे हैं भारत के साथ। भारत ने बार बार कहा कि आप तथ्य हमसे साझा करें, हम आपके जो इन्वेस्टिगेशन में उसमें साथ मिलने को तैयार हैं। पर वो केवल ये कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस हमारे पास है जो कहती है कि कुछ इस तरह का जो आरोप वो लगाते हैं भारत के प्रति। पर आरोप हो भी तो आप देखें, उससे बड़ा सीधा उदाहरण अमेरिका का है। वहां भी कुछ इस तरह का आक्षेप की बात हुई, पर वहां की भाषा अलग है, वहां का तरीका अलग है। भारत उनसे लगातार जुड़कर उस मामले को सुलझाने की कोशिश में है। वो चीजें, तरीके अलग होते हैं। सार्वजनिक तौर पर आप संसद में, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से बात करते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर लांछन लगाते हैं। किसी भी ये अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कानूनों में ये एक सैद्धांतिक तौर पर मान्यता होती है कि जब तक पूरी तरह से आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता और वाकई में आप किसी को पाते हैं कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है, वो क्रिमिनल है, तब तक उनका नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं लेना चाहिए। और यहाँ है कि एक के बाद एक वो नाम ले रहे हैं, उनका तरीका बिल्कुल समझ से परे है। तरीका समझ से परे इसलिए भी हो जाता है, जिस तरह से वो नाम ले रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। उनके ही एक मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया है, जो मीडिया में लीक किया गया उसकी भी चौतरफा निंदा हुई। तो किस तरह से बिना सबूत के आप तमाम जो राजनयिक संबंध है, राजनयिक संधि का भी ये उल्लंघन कहा जाता है और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक असर पड़ रहा है। तभी फाइव आइज अगर देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया जो है वो बड़ी संतुलित रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके जो न केवल नागरिक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, पत्रकार हैं, बल्कि पूरे विश्व में जो दूसरे उनके मित्र देश हैं, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देख लें, उनका भी जो रुझान है वो भारत के प्रति ज्यादा झुकाव उसका नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि वो चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए, पर भारत के साथ जुड़कर वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अमेरिका का उदाहरण मैंने जैसे अभी कहा पहले से ही सामने है। तो किससे इसको फायदा होगा? केवल कोशिश यह है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ सप्ताह, कुछ महीने तक और प्रधानमंत्री बने रहेंगे, पर इतनी मायोपिक, इतनी छोटी सोच के साथ कोई इतने बड़े पद तक पहुंच सकता है और लगातार बना रह सकता है, ये अपने आप में अजूबा है। क्योंकि जो भी इस पद तक पहुंचता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसको अपने राष्ट्रहित, अपने भविष्य को, राष्ट्र को कहाँ लेके जाना है, उसकी चिंता सबसे पहले होती है। पर इस तरह के रवैये से तो कनाडा को खुद बहुत बड़ा नुकसान है, उनकी अपने राजनीतिक दल को बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए वहां के सांसद कह रहे हैं कि आप पद छोड़ दीजिए, कि उनको लगता है कि लिबरल पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में, कनाडा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भारत मूल के जो लोग वहां, भारतीय नागरिक वहां हैं, वो ठीक है, भारत को चिंता है, पर क्या इससे कनाडा को कुछ फायदा होगा? क्या उनके अपने राजनीतिक दल को कुछ फायदा होगा? ये साफ जाहिर है कि वो नुकसान होने वाला है। और उसके बावजूद वो कितना उनको ये व्यक्तिगत तौर पर ये पद पर बने रहने की एक तरह से
मंशा है, लालच कह सकते हैं, है कि वो वहाँ के सांसद अब उनको बहुत खराब तरह से उनको संबोधन करना शुरू हो गए हैं। पत्रकार साक्षात्कार में वहाँ के एक पूर्व मंत्री ने बड़ी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है उनके बारे में कि उनको राष्ट्र निर्माण की बिल्कुल समझ नहीं है, और भी खराब भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि आप मुझे कोट कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर में। तो इसके बावजूद वो इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, इस तरह का रवैया उनका है, तो वो मुझे लगता है कि केवल ये यहाँ तक हमें इंतजार करना होगा कि कब आने वाले सप्ताह में या महीनों में कब वो पद छोड़कर जाते हैं और इतिहास के पन्ने में गायब हो जाते हैं और नए एक राष्ट्र का जो नेतृत्व है उसका निर्माण होता है और वो भारत से उनके संबंध फिर से सुधारे जाएंगे। आपसे ये भी समझना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में कि जो घरेलू राजनीति का इतना दबाव हुआ है, ट्रूडो उसके लिए किस तरह से जिम्मेदार है और उसकी असल में वजह क्या रही है कि वो घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरह से घिरते नजर आ रहे हैं इस पैटर्न पर? कुछ हद तक तो ये भी समीकरण सामने आते हैं कि लिबरल पार्टी का ना भी हो, पर ट्रूडो परिवार का खुद उनके पिता पियरे एलियट ट्रूडो जो थे, उनका भी रुझान इस तरह के अलगाववादी लोगों के साथ देखा गया था। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 80 के दशक में। उस वक्त भी भारत ने कहा था कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भारत पहुंचाया जाए। तो ये मुझे लगता है एक तो पिता और पुत्र का जो रवैया एक तरह से इन खास लोगों के प्रति है, और बहुत से पत्रकार अब मानने लगे हैं कि शायद प्रधानमंत्री ट्रूडो ये मानते हैं कि जो करीब 8 लाख सिख समुदाय के लोग वहाँ कनाडा में हैं वो शायद सभी समर्थक हैं खालिस्तान के, जो सच नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं वहाँ रह चुका हूँ, तो मेरे बहुत इस तरह से मित्र भी हैं इस समुदाय के वहाँ, और ये समझना जरूरी हो जाता है कि सभी सिख समुदाय के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं है, और शायद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि ऐसा है, और वो फिर देखते हैं कि उनको वोट जो हैं वो करीब करीब वहाँ उस समुदाय के मिलेंगे इस तरह की रणनीति अपनाने से। पर मुझे लगता है कि उस समुदाय के लोग भी, चाहे वो चुप हों, वो लगातार नाराज हैं इस तरह के रवैये से, और आने वाले चुनाव में इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और क्योंकि जो 2% लोग हैं उनमें अन्य समुदायों के लोग भी शामिल हैं, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय राजनीतिकों पर चाहे निगरानी की बात हो, चाहे एक झूठ के पैटर्न की बात हो, और अब ये जो बड़ा हमला है इसकी बात हो, कहीं ना कहीं जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं ट्रूडो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और मीडिया प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। राजा आओ आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका में मंगलवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान में ये तय होगा कि व्हाइट हाउस में अगले 4 साल के लिए
कौन सा चेहरा होगा। आखिरी दौर में दोनों ही उम्मीदवार जिस एक राज्य पर जोर लगाते नजर आए हैं वो है पेंसिल्वेनिया। इस बीच अमेरिका में 7.91 करोड़ वोट पहले ही डाले जा चुके हैं। वहीं एरिजोना जैसे सूबे में मतदान की तारीख से पहले डाले गए मतों की छटनी का काम भी शुरू हो गया है। एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन जैसे सूबे पारंपरिक तौर पर धीमी मतगणना वाले माने जाते हैं। प्रचार के आखिरी दिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने सूबे के पिट्सबर्ग में बड़ी रैलियों को संबोधित किया। कमला हैरिस ने तो प्रचार का आखिरी दिन लगभग पेंसिल्वेनिया में ही बिताया। बीते कई हफ्तों से अमेरिकी चुनाव के दोनों महारथी अपना सारा जोर 7 सूबों के 93 इलेक्टोरल कॉलेज मतों को अपने लिए जुटाने पर लगा रहे थे। इसमें भी सबसे ज़्यादा 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का वजन पेंसिल्वेनिया के पास है। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवादा के बीच बंटे शेष 74 मतों के लिए दोनों ही खेमे ताकत झोंकते हुए नजर आए। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है कड़ा मुकाबला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अक्सर 3 प्रकार के राज्यों द्वारा आकार लेते हैं: रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स, जिन्हें पर्पल स्टेट्स भी कहा जाता है। रेड स्टेट्स वे हैं जहां रिपब्लिकन ने 1980 से लगातार जीत हासिल की है, और वहीं पर ब्लू स्टेट्स वो हैं जहां 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है। इन राज्यों को आमतौर पर उनके चुनावी परिणामों के संदर्भ में पूर्वानुमानित माना जाता है। हालांकि स्विंग स्टेट्स पूरी तरह से एक अलग कहानी है। यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है, जिसमें विजेता बहुत कम अंतर से विजयी होते हैं। 7 अहम राज्यों में से पेंसिल्वेनिया सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा है, जहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में 16-16, मिशिगन में 15 और एरिजोना में 11 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। विस्कॉन्सिन में 10 तथा नेवादा में 6 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कड़ी लड़ाई, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सिन्हा सर, आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किन मायनों में ये लड़ाई जो है कड़ी तो है, लेकिन इस बार दिलचस्प भी है और पूर्व के चुनावों से थोड़ी अलग भी है। हाँ, ये लड़ाई जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त जो ध्रुवीकरण हो गया है वो बहुत मजबूत ध्रुवीकरण है, और 2-3 मुद्दों पर दोनों पक्षों में जो मतभेद है वो बहुत ही तीव्र हैं। एक तो है अबॉर्शन को लेकर डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स हैं उनमें जो मतभेद हैं वो बहुत ही तेज हैं। दूसरा है इमिग्रेशन को लेकर, जो इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका में हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का व्यू बहुत ही सख्त है। वैसे कहने को तो डेमोक्रेट्स भी सख्त होना चाहते हैं, लेकिन जितनी सख्ती डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति, उतना डेमोक्रेट्स कभी दिखा नहीं पाएंगे। तो इमिग्रेंट्स को लेकर भी मतभेद बहुत ही सख्त हैं दोनों के बीच में। तो ये 2 मुद्दे जो हैं ये दोनों पूरे अमेरिका को बुरी तरह विभाजित कर दिया है इन लोगों ने इससे लेकर। और जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि इस वक्त जो ध्रुवीकरण है राज्यों में, वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आधुनिक अमेरिका है, जो एक डायनामिक अमेरिका है, जहाँ की दोनों जो तटीय जो राज्य हैं, कैलिफोर्निया और पश्चिम में वॉशिंगटन और पूरब में न्यूयॉर्क हुआ, या और जो तटीय राज्य है जहाँ पर कि अमेरिका का जो डिजिटल अमेरिका जो है, जो नया अमेरिका है जिसमें विकास हुआ है बहुत बड़ी तेजी से, इसमें आपने देखा होगा कि जो लाभ पहुंचा है वो कुछ तो अमेरिकनों को पहुंचा, और लेकिन अधिकांश जो इसके जो फायदा हुआ है वो जो इमिग्रेंट्स आए हैं अमेरिका में, उसमें से कई भारतीय भी हैं, उनको बहुत फायदा हुआ है, और भी अन्य देशों के लोग, चीन से लोग आए हैं। तो जो मध्य अमेरिका है वहाँ की जो आबादी है वो इस विकास का लाभ नहीं उठा पाई है, और इस कारण भी उनमें बहुत रोष है, और इसी रोष का लाभ उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कहते हैं कि हम इमिग्रेशन बंद करेंगे, और जो वाइट अमेरिका जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो
छवि भी देखते हैं। जैसे आपकी जो डेमोक्रेट लीडर हैं कमला हैरिस, वो स्वयं ही मिक्स्ड रेस की हैं, और उनका जो दल है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी इस प्रकार की जो जनसंख्या है अमेरिका में, उसका प्रतिनिधित्व बड़ी जोर शोर से कर रही है। इसलिए ध्रुवीकरण अमेरिका में बहुत तेज हो गया है, बहुत तीव्र हो गया है, और ये इलेक्शन इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के भविष्य के। बहुत महत्वपूर्ण है। कई तरह के जो कलर्स हैं, काफ़ी कलरफुल इसे कहा जा रहा है, और 3 कलर कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेड कलर है, ब्लू कलर है, और स्विंग स्टेट्स का पर्पल कलर है, और इस कलर पर सभी की निगाहें हैं। वहाँ पर आप किस तरह से देखते हैं रस्साकशी, क्योंकि जो अंतर है ना मतों के समर्थन का, वो बहुत बहुत कम है। एक तो मतों में जो समर्थन है वो बहुत कम है, और दूसरा ये जो प्रणाली है वहां, जैसे आपने समझाया कि ये अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आम धारणा ये है कि अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये बात ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक स्टेट का एक इलेक्टोरल वोट होता है, और एक इलेक्टोरल कॉलेज है 538 सदस्यों का, जो कि चुनाव चुनता है, और प्रत्येक राज्य अपने प्रतिनिधि चुनता है। कुछ राज्यों में जो व्यवस्था है वो है कि जिस प्रकार से जो प्रोपोर्शनल जो होगा, उसी प्रोपोर्शन में सदस्य चुने जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के। लेकिन अधिकांश राज्यों में जिस राज्य में बहुमत मिलता है एक दल को, सारे जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं वो सारे के सारे एक ही दल के होंगे। जैसे कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टोरल कॉलेज है, तो कैलिफोर्निया में यदि एक दल को 51% वोट ही मिलता है, लेकिन उसे इलेक्टोरल कॉलेज में 100% वोट मिल जाएगा। ऐसे में जो डेमोक्रेट पार्टी है, उसके जो राज्य हैं वो गिनती में कम हैं, लेकिन वो बड़े राज्य हैं, जैसे न्यूयॉर्क हुआ या कैलिफोर्निया हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के साथ छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स कम है, और वो मध्य अमेरिका में है। और ऐसी परिस्थिति में जो ऐसे कई स्टेट हैं जो पहले से मालूम है लोगों को कि ये डेमोक्रेट हैं और ये रिपब्लिकन हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस बीच में, जिन्हें हम स्विंग स्टेट कहते हैं, और ये स्विंग स्टेट ही निर्धारित करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में कि कौन जीत कर आता है। अभी जो निश्चित वोट दोनों दलों के पास है, वो लगभग 220-225 के आसपास दोनों के पास हैं, और दोनों को 270 चाहिए। तो जो बाकी के 40-50 वोट हैं उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज से लाने हैं, और वो उन्हें इन्हीं स्विंग स्टेट से मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा पेंसिल्वेनिया है, और बाकी स्टेट्स भी हैं। और यही वजह है कि पेंसिल्वेनिया जिसपे 19 बताए जा रहे हैं, तो दोनों ही दलों का जोर आखिरी समय में भी वहां पर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही कैंडिडेट वहां पहुंच गए आखिरी समय में कि वहां पर कैंपेन करें, ताकि वो तो कह रहे हैं कि वहां भी जो लोग अनिश्चित हैं इस वक्त, उनकी संख्या बहुत कम है, उन्हीं लोगों पर जोर हो रहा है। बल्कि अमेरिका में लोग थोड़ा परेशान भी हो गए हैं कि इतना कैंपेन का जो दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर, उनके पीछे जो पड़े हुए हैं नेता लोग, तो उससे वो लोग कुछ लोग परेशान भी हो गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस दफा लगभग 7 करोड़ लोगों ने अग्रिम वोट, एडवांस वोट दे दिया है, पहले ही वोट जाकर उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका में वो चुनाव पहले से ही खुल जाते हैं। तो पिछले लगभग 1 महीने से चुनाव चल रहे हैं, और लगभग 7 करोड़ लोगों, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 7 करोड़ लोगों ने पहले ही चुनाव में अपना वोट डाल दिया है। अब देखना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है बाकी वोटरों पर। यदि वो देखते हैं कि 7 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया, तो हो सकता है कि मेरा कैंडिडेट नहीं जीते, तो जिन्हें डर है कि एडवांस वोट में जो है किसी एक कैंडिडेट को वोट मिला है, तो हो सकता है कि दूसरे कैंडिडेट पर जोर लगाएं कि भाई मेरे जो वोटर हैं वो बाहर आएं और आकर के वोट डालें। तो सबसे बड़ी समस्या अमेरिका में है कि वोटरों को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना कि वो अपने घर से बाहर निकलें और आके वोट करें, क्योंकि देखा गया है कि पहले चुनाव में अमेरिका में बहुत ऐसे वोटर हैं जिनको जो बिल्कुल ही उत्साहित नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं मुझे छोड़ दो, मैं वोट नहीं करूंगा। तो ऐसे वोटरों को निकलवा के लाना और उनसे वोट करवाना, यही बहुत बड़ी चुनौती है दोनों कैंडिडेट्स के सामने। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो भारतवंशी हैं उनकी भूमिका भी इस चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, और इसीलिए उनको रिझाने की भी तमाम कोशिशें की गई हैं, चाहे व्हाइट हाउस की दिवाली हो या फिर ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से अपना दोस्त कह के संबोधन करना हो। भारतीय समुदाय जो वहाँ पर है, भारतीय मूल भारतवंशी जो वहाँ पर हैं,
उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी संख्या बहुत है। और एक और बात है कि आज से कुछ कई वर्ष पहले बल्कि बात है, जब भारतवंशी जो वहाँ पर थे वो मुख्यतः डेमोक्रेट्स के साथ थे, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि भारतवंशी रिपब्लिकन के साथ भी चले गए हैं। तो अब भारतवंशी वो भी जिस प्रकार का अमेरिका में ध्रुवीकरण हुआ है, वैसे ही भारतवंशियों में भी ध्रुवीकरण है, और वो भी अब उनमें से कुछ बहुत मजबूती के साथ डेमोक्रेट्स के साथ हैं और कुछ रिपब्लिकन्स के साथ हैं। आमतौर पे देखा ये गया है कि जो लोग थोड़े प्रॉस्परस होते हैं, अधिक धनवान होते हैं, वो रिपब्लिकन की ओर झुकते हैं, और जो थोड़े मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो झुकते हैं डेमोक्रेट्स की ओर। लेकिन इस दफ़ा जो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर और जो वॉशरूम को लेकर जो मुद्दे उठे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वोटरों पर, विशेषकर महिलाओं पर, ये किसी को नहीं मालूम है। और कितना प्रभाव पड़ेगा इसके अमेरिका में भी लोग अटकल ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या नतीजा निकलेगा। बिल्कुल, सभी की निगाहें हैं, दुनिया भर की निगाहें इस चुनाव पर हैं, जिसका समय अब बहुत ही कम रह गया है। बहुत शुक्रिया सीनाज़र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगे। कर्नाटक पहुंचकर बीजापुर में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक में हुबली और बीजापुर जैसी जगहों पर किसानों की जमीन वक्फ की जमीन बताने पर खासा विवाद हो चुका है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में अब तक 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठक लगभग मैराथन बैठक होती है। हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफर किया है, पर उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों से बात कर सके। मुझे लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको जेपीसी को 22 तारीख को रेफ़र किया गया, पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है, सुबह 11 बजे शाम तक सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे अपोजिशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफ़र किया तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से बात कर सके। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जो किसान वहां पर आंदोलनरत हैं उनकी क्या चिंताएं हैं, क्या कुछ इस मामले में अब पूरा हो पाया है? शैलेंद्र, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हुबली के किसान हैं जी, बिल्कुल रमा, आप जो हुबली के किसान हैं और जो बीजापुर के किसान हैं, वो दरअसल हम जानते हैं कि उनको नोटिसें दी गई थी कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो वक्फ की ज़मीनें। उसके बाद खासा विवाद हुआ था, राज्य बीजेपी ने उस पर आंदोलन किया, धरने पर भी तमाम बीजेपी के बड़े नेता बैठे हैं। और तेजस्वी सूर्या ने पत्र लिखा जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को कि वो जाकर उन किसानों से मिले। आज ये फैसला हुआ है कि जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल वो परसों यानी 7 तारीख को जाएंगे और हुबली और बीजापुर में उन किसानों से मिलेंगे जिन्हें नोटिस दी गई थी। उन किसानों की क्या चिंताएं हैं और इस तरह की नोटिस क्यों दी गई। हम जानते हैं कि बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है कि ये जो कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है वो जो जानती है कि जब वक्फ संशोधन बिल आ रहा है तो इतनी हड़बड़ी में वक्फ को कुछ जमीनें देने की जल्दी क्या है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए, किसानों से मिलने के लिए जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज भी बैठक चल रही है, अलग अलग जो समूहों के प्रतिनिधि हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। कई लोगों ने इसमें जो वक्फ संशोधन जो प्रस्तावित है उसका समर्थन भी किया है। आज भी जो राष्ट्रीय जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है और एक रिसर्च विंग है, उन लोगों ने तमाम प्रावधानों के समर्थन में अपनी दलील दी है। जो सूत्र बता रहे हैं, दोपहर बाद जो बोहरा समुदाय है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, उनके वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, जानते हैं कि जेपीसी की बैठकें लगातार जारी है। हालांकि इस बीच जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने स्पीकर से मिलने का समय मांगा आज दोपहर में, वो स्पीकर से मिलकर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं।
आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसे में जब किसान आंदोलनरत हैं, लगातार वहां पर बैठकें भी हैं, बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना रही है, जो कर्नाटक सरकार है उसकी हड़बड़ी के पीछे मंशा क्या है, क्या कुछ दिखाई देता है? देखिए, किसानों का ये आरोप है कि जब इतने समय से किसानों के पास दशकों नहीं सैकड़ों वर्षों से जमीनें हैं, तो अचानक ये मुद्दा कहां से आया और क्या ये कोशिश है कुछ कांग्रेस नेताओं की और कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक में कि उनकी जमीनें वक्फ को दे दी जाए? हम जानते हैं कि जब बहुत बवाल हुआ तो एक जगह पर किसानों की जमीनें फिर वापस रहने का, यानी किसानों के पास रहने की बात कहेगी, लेकिन ये मुद्दा यही थमा नहीं है, क्योंकि 2 जगहों पर ऐसा मामला सामने आया है और इस बात की आशंका है कि ऐसा भविष्य में भी हो सकता है। तो इसलिए किसान धरने पर बैठे हैं, बीजेपी के कुछ बड़े नेता धरने पर बैठे हैं और वो अपनी बात जेपीसी अध्यक्ष, वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी बनी है उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से अपनी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने अनुरोध किया था, तेजस्वी सूर्या ने पत्र लिखा था और इस पर फैसला लेते हुए जेपीसी अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि वो किसानों से जाकर मुलाकात करेंगे, उनकी चिंताओं को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई जगहों पर जो दशकों से या सैकड़ों वर्षों से जो जमीन किसान की है या किसी दूसरे काम में उपयोग लाती जाती रही है, उसको वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर देता है, उस पर विवाद होता है। तो आखिर इस तरह के विवाद होते क्यों हैं? और यही वजह है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, लेकिन हम जानते हैं कि उसको लेकर जेपीसी बनाई गई है, सभी पक्षों को सुना जा रहा है। कल भी बैठक हुई थी, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से जो प्रतिनिधि कल आई थी, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से ये समर्थन किया था कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिला हो, जबकि अब तक देखने को मिला है कि ऐसी कोई पहल वक्फ बोर्डों की तरफ से नहीं की गई थी। प्रस्तावित कानून में भी ये प्रावधान किए गए हैं। तो बहुत लंबा विचार विमर्श इसलिए भी हो रहा है कि जो दिक्कतें हुई जब 2013 में संशोधन किया गया, उसके बाद जो दिक्कतें देखने को मिली उसको दूर किया जा सके। लेकिन जो विपक्ष का रवैया है उस पर सत्ता पक्ष और बीजेपी सवाल उठा रही है। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का एक सकारात्मक बदलाव हो। और कर्नाटक में तो हम देख रहे हैं कि बहुत विवाद हो गया है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। जब किसानों की जमीन पर ही वक्फ बोर्ड के दावे की बात सामने आई, जिसके बाद किसान धरने पर बैठे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, यही जो विवाद है और इसमें जो कर्नाटक सरकार की जल्दबाजी है, यही सवालों के घेरे में है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के चुनावी रण के लिए चुनावी घमासान तेज हो चुका है। चुनावी प्रचार की कमान दिग्गजों ने संभाली है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के कोडरमा में चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की योजनाओं के बारे में बताते हुए भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। और झारखंड की डाल्टनगंज विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। इस बार यहां बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला है। कांग्रेस ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी और बीजेपी ने 2 बार के बीजेपी से विधायक रह चुके आलोक चौरसिया को चुनावी मैदान में उतारा है। डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने आलोक चौरसिया से खास बातचीत की। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए डाल्टनगंज से बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया जी हैं, जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ रही है और मुद्दा सिर्फ यही है कि झारखंड में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इससे जनता त्राहिमाम है। जिस कार्य को लेकर वर्तमान की सरकार इसे यहाँ पे सरकार बनाए थे, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, अन्य ऐसी प्रमंडल में रोजगार के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सब धराशाही होते नजर आ रहा है। जनता का एक ही विश्वास है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। जो युवाओं के साथ जो अभद्रता किया गया, महिलाओं के साथ जो अभद्रता किया गया,
वो तमाम चीज़ों को, और अब आज के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज के तमाम वैसे छात्र हो, छात्राएं हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सारे के सारे लोग को दिमाग में एक ही है कि अगर कोई भाजपा को, झारखंड को बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रहा है और राज्य में भी हमें भाजपा एनडीए की सरकार हो, ताकि डबल इंजन के साथ डबल विकास और क्षेत्र का उन्नति। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे डाल्टनगंज से बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी यहाँ पर जो झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है, 5 साल में इन्होंने जो करप्शन भ्रष्टाचार किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे वोट मांग रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी विजय तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, डाल्टनगंज, झारखंड। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त कोडरमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, जो सियासी लड़ाई है वो तेज़ हो गई है और जो प्रचार है वो भी काफ़ी तेज़ होता जा रहा है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार जो है कितना बड़ा मुद्दा है, बीजेपी इसे पुरजोर तरीके से उठा रही है? देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और खासकर हम अगर कहें आज कोडरमा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब सभा को संबोधित किया तो उन्होंने जिक्र किया आलमगीर आलम का। ये वही आलमगीर आलम है जिनके घर पर जब छापा पड़ा तो नोट गिनने वाली मशीन भी थी, वो भी खराब हो गई, थक गई मशीन। मतलब कई करोड़ रुपए उनके घर से बरामद किए गए। तो योगी आदित्यनाथ ने उनकी तुलना आज औरंगजेब से की। जिस तरीके से औरंगजेब ने पूरे जब मुगल शासक वो थे तो किस तरीके से उन्होंने लूट मचाई थी, किस तरीके से उन्होंने हमारे संपदाओं को, भारतीय संपदाओं को लूटा था, मंदिरों को तहस नहस किया था, उसी की तुलना आलमगीर आलम से की योगी आदित्यनाथ ने। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा जो आम आदमी का मुद्दा है वो है यहाँ पर बालू घोटाला। तो बालू का जो यहाँ क्राइसिस है, यानी पहले जो अगर हम झारखंड के लोगों से हमने बात की तो कहा कि पहले एक ट्रैक्टर बालू हम लोग 500 रुपये में हम ले आते थे, लेकिन आज वो 2000 से लेकर 3000 रुपये ट्रैक्टर वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो सैंड माफिया जो है यहाँ पर उनकी मिलीभगत मुंबई के माफियाओं के साथ है, और यहाँ के जो लोकल जो लीडर्स हैं और उनका जो साठगांठ है, उसकी वजह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री की ओर से जो कोष आता है, सरकार की ओर, केंद्र सरकार की ओर से जो पैसे आते हैं, बालू के अभाव में मकान नहीं बन पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। खनन घोटाला तो है ही, लेकिन बालू अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। कई कोयले की खदानें यहाँ बंद हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी सभाओं में कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा कि उनकी सरकार यहाँ पर बनती है तो वो बंद पड़ी कोयले खदान है उनको शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कई औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर ठप पड़ी हैं, उन औद्योगिक इकाइयों को भी शुरू करने की, पुनर्जीवित करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जो घुसपैठ की जो समस्या है वो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। उसका जिक्र गृह मंत्री ने भी किया, प्रधानमंत्री ने भी किया, और तमाम जो नेता जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं। और ये मुद्दा काफ़ी संगीन है यहाँ पर झारखंड के लिहाज से अगर देखा जाए। जो संथाल परगना का पूरा एरिया, अब वहाँ पर जो बांग्लादेशी आते हैं, महिलाओं के साथ वो शादी करते हैं और उसके बाद उनके ज़मीन के पट्टे को लिखवा लेते हैं। तो एक आदिवासी समाज की जो सभ्यता है, उनकी जो अपनी पहचान है, उनकी अपनी संस्कृति है, वो धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर है। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, वो कोर्ट में जाकर एफिडेविट देते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी घुसपैठ नहीं हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री ने काफ़ी आक्रामक ढंग से कल अपनी सभा में इस बात को रखा और कहा कि जब उनकी सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यहाँ बनती है तो सबसे पहले हम उन घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ेंगे और एक ऐसा कानून बनाएंगे जिस कानून के तहत कोई घुसपैठिया यहाँ पर आ न सके, और आए तो यहाँ पर किसी के जंगल और जमीन जो आदिवासियों की सबसे बड़ी पूंजी है उनको नुकसान ना पहुँचा पाए। इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं जो घोषणा पत्र में की गई है, जो लोक लुभावन जो घोषणाएं होती हैं और उनको लागू करने की भी बात कही गई है। यहाँ पर झारखंड सरकार की ओर से मैया योजना चलाई जा रही है। मैया योजना के तहत 1000 रुपया प्रतिमाह महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन ये 3 महीने से स्टार्ट हुआ है। चुनाव के कुछ महीने पूर्व से इसे स्टार्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अगर सत्ता में आती है तो वो इस महिलाओं के लिए 2100 रुपया प्रतिमाह उनको उनके खाते में जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते के लिए बात की गई है। जो अनएम्प्लॉयड है और बेरोजगार हैं उनके लिए भी 2000 रुपये की मासिक उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जॉब क्रिएशन किया जाएगा, यानी 3 लाख सरकारी जो रिक्त पद हैं
उनको भरा जाएगा। इसके अलावा स्वरोजगार के कम से कम 16 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं, चुनावी समीकरण भी है, दावे और वायदे भी हैं। आप नजर बनाए रखें कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आज नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने डीडी न्यूज़ संवाददाता से खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। देवेंद्र फडणवीस अपनी विधानसभा में इस समय प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जन सैलाब इनको यहाँ पर समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र जी, आप पहली बार प्रचार में उतरे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, 5 बार यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर दिया है, 6ठी बार मैं वापस मैदान में हूँ। जनता का बहुत प्यार है, बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद भी मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बहुत अच्छे वोटों से मुझे चुनकर देगी। मैं अपने क्षेत्र में बहुत कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी समय दूंगा उसमें जनता खुश है। कल कई सारे बागियों ने नामांकन वापस ले लिया है, अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 99% बागियों ने तो नामांकन वापस ले लिया है। अब बहुत कम बागी बचे हैं, जो 1% बचे हैं उनको ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बात की जा रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर और आपको लगातार विपक्ष भी घेर रहा है। उसका कहना है कि अभी तक महायुति में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। विपक्ष पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दे। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो चेहरा बताए। राहुल गांधी कल संविधान सम्मान के लिए नागपुर ही आ रहे हैं। लगातार संविधान को लेकर जो है इंडिया गठबंधन जो है मुद्दा बना रहा है। देखिए, फेक नैरेटिव एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। अब उनकी नौटंकी जनता जान चुकी है, अब ये काम नहीं आने वाली। महायुति कितने सीटों पर देवेंद्र जी इस बार जीतने जा रही है? आपकी जीत की हैट्रिक कितनी बड़ी होगी? पूर्ण बहुमत। हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनका कहना है कि इस बार महायुति पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, नागपुर। और अब बात करेंगे छठ की। आस्था के महालोक पर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। आज व्रतियों ने गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा शुरू की। नहाय खाए को सात्विक तरीके से लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल के प्रसाद से बनाया जाता है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर व्रती इसे खाते हैं। पटना के छठ घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण ने। छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें सिर्फ एक आस्था नहीं होती है, परंपरा भी होती है। छठ में आस्था के साथ परंपरा का भी संगम होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे छठ घाट आए हैं और इसके साथ ही आज का जो नहाय खाए का प्रसाद है वो भी बनाने के लिए वो यहाँ से जल लेंगे। और कई व्रती ऐसी हैं जो यहाँ पर कल खरना प्रसाद का गेहूँ धोने के लिए भी आ रही हैं। आज वो खरना प्रसाद बनाने के लिए वो गेहूं की सफाई करेंगी और इसके साथ ही यहाँ ऊपर में जो स्थान चिन्हित किया गया है वहाँ पर वो प्रसाद भी वहाँ पे बनाया जाएगा, नहाय खाए का प्रसाद भी बनाया जाएगा। कई ऐसे व्रती होते हैं जिनकी मन्नत होती है, जिनकी मन्नत भगवान पूरी करते हैं, तो वो छठ घाट पर ही नहाय खाए और खरना का व्रत करती हैं। आप देख सकती हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे छठ व्रती हैं जो स्नान करने के बाद अब घाट का पूजन कर रही हैं। इसी के साथ आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और कितने सारे लोग हैं जो जल लेने के लिए आए हैं। और ऐसी ही भीड़, ऐसे ही आस्था का संगम आपको कल खरना के दिन और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मधुरेश नारायण। और पटना से ही हमारे संवाददाता मधुरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, आस्था के साथ साथ
परंपरा का भी ये पर्व है और बड़ी संख्या में हमने व्रती देखे वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में भीड़ भी मौजूद है। किस तरह से उनकी सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं? देखिए, घाटों पे तो सुविधा का इंतजाम राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तरह का किया ही गया है। सुरक्षा से लेकर के चेंजिंग रूम, बाथरूम वगैरह तक की व्यवस्था है। इसके अलावा रेलवे ने भी इस बार जबरदस्त तरीके से लोगों की मदद की है। पिछली बार 4500 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी ताकि छठ पर लोग घर आए। इस बार 7500 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। जो लोग घर आना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं छठ व्रत को लेकर के, आज भी लगभग 160 ट्रेन के आसपास स्पेशल ट्रेन है जो कि चलाई गई है, जो पटना और कई जो महत्वपूर्ण स्टेशन है बिहार के वहां पर से होकर के गुजरेगी। मैं आपको यहाँ स्टेशन का कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि यहाँ कैसी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये वेटिंग लॉन्च टाइप का बनाया जा रहा है। ये तैयारी एक्चुअल में अब चल रही है कि जब लोग छठ व्रत के बाद वापस लौटेंगे तो उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। पीछे की तरफ कुछ टेबल्स भी लगाए गए हैं जहां पर वो अपना सामान रख सकते हैं। अभी देखिए, अभी तैयारी चल रही है और रेलवे की तरफ से ये लोग यहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं कि ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और स्टेशन पे पहुंचने वाले यात्री जो हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर उनको कहीं जाना है यहाँ से तो इसके लिए टिकट के लिए लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए स्पेशल और एक्स्ट्रा टिकट वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके आप अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और देखिए किस तरह से लगातार डिस्प्ले भी किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर स्कैनर वगैरह लगाया गया है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि स्लीपर डॉग्स वगैरह भी यहाँ पे थे और लोगों की जी तमाम प्रबंध वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मधुरेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में विदेशों में व्यापार को सरल बनाने के लिए ई माइग्रेंट पोर्टल V2.0 की शुरुआत की है। ई माइग्रेंट पोर्टल V2O विदेश में रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे भारतीय प्रवासियों की मदद कर रहा है। ये पोर्टल भारतीय प्रवासियों के लिए सुरक्षित, लीगल और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कामगारों को जटिलताओं और चुनौतियों से बचाने और उन्हें हर कदम पर मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट परियोजना के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की। ई माइग्रेट का उद्देश्य ई गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन प्रक्रिया या इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ भारतीय प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और कानूनी प्रवासन को सुव्यवस्थित करना है। उत्प्रवासन प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अब आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं की खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा बस एक क्लिक भर से जरूरी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ई माइग्रेट पोर्टल का भाषिनी, डिजी लॉकर, कॉमन सर्विसेज सेंटर CSCs और उमंग ऐप के साथ एकीकरण किया गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी रोजगार प्रभाग की पहल ई माइग्रेट परियोजना ई माइग्रेशन के सभी प्रमुख हितधारकों को एकल मंच पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ती है। इसीलिए याद रखें, विदेशों में रोजगार के लिए ई माइग्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्प्रवासी भारतीय न सिर्फ भारत बल्कि गंतव्य देशों की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में अभिन्न योगदान देते हैं। साथ ही दोनों देशों के राजनयिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ई माइग्रेट, सरल सुरक्षित प्रवासन। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।